हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग बिहार या स्टेट जो कि प्रथम पेपर है क्लास 9th और 10th के लिए यह स्टेट पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है और आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग कितना सही प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको मोटी मोटा एक अंदाज से कहें तो 75 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी यदि आपको आरक्षण मिल रहा है तो इससे कम ही में ही हो जाएगा। लेकिन आप जब भी भविष्य में टीजीटी का पेपर देंगे तो उसमें तो आपको सेलेक्ट होने के लिए अच्छा स्कोर तो करना ही पड़ेगा और आपकी प्रश्नों की जो प्रकृति है वो यही रहने वाली है जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करिए। बाकी यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो भविष्य आपके लिए उज्ज्वल है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? 120, 210, 343, 344। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। संसद का कार्य पूछा है तो जैसा कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 120। जो अनुच्छेद 120 है उसमें संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में करने का प्राविधान किया गया है। बाकी जो 210 है इसमें विधानमंडल का काम किया जाएगा। विधानमंडल में आपका विधानसभा, विधान परिषद आता है। बाकी 343 जो है इसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में बात की गई है। 344 जो है वो राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद करिए कि 14 सितंबर को आपके हमारे यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमारे यहाँ और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? भामा, आचार्य पंडित जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य आनंदवर्धन। यदि मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो 2x स्पीड पर करके आप लोग देख लीजिए, स्पीड अच्छी हो जाएगी। आप लोग तीसरे नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वामन ने काव्य शोभा कराया कर्ता धर्मो गुणा, काव्य गुण की परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बनन में बागन में बगरू बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। देखिए, बिहार या स्टेट पर हम लोग इसके पहले 4 प्रश्नोत्तरी किए हैं। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जा करके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट सेशन में भी लिंक दे देंगे। तो चौथा नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। चौथा का सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा ये अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अद, खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, रजोगुण। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए।
कि इसमें कौन सा गुण है, तो 5 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण। ठीक है, बाकी आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 5, 4, 3, 2। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो देखिए, शब्द की जो शक्तियाँ होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कुछ लोग 4 प्रकार की शब्द शक्ति मानते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य शब्द शक्ति। तो उस उलझन में आप मत फंसिए, आप 3 याद करके चलिए। बाकी अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है किसमें माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन ते। नील सरोरुह श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। मधुमय बसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो पढ़ते हुए हम लोगों को ये चीज़ें आभास हो रही हैं कि इसमें भी आपका माधुर्य गुण है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, इसमें माधुर्य गुण नहीं है। और देखिए आपसे प्रश्न जो है वो निगेटिव पूछा है, तो इसलिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया इसका बहुत सारा अर्थ निकलेगा। एक तो है कि अगर ग्रामीण लोग हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो उनको घर जाने का समय हो गया। आप शाम हो गया तो दीपक जलाने का समय हो गया। शाम हो गया तो चोरों के लिए चोरी करने का मौका अब आ गया। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आप व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लगे हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित है हो रहा है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपयुक्त तीनों। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि पंक्ति पढ़ने के बाद आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि इसमें आपका ओज गुण है। देखिए जहाँ पे भी वीर रस की बात होती है, ठीक है, जहाँ भी वीर रस की बात होगी वहाँ पे ओज गुण होना तय है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो 10 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंद सूत्र। छंद सूत्र जो है वो छंद शास्त्र की
प्राचीन, सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक है। इसको किसने लिखा था? तो आचार्य पिंगल जो थे, पिंगल मुनि, पिंगल, इन्होंने ही इसको लिखा था। इसका एक दूसरा नाम पिंगल सूत्र भी है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में पिंगल सूत्र आ गया तो आप लोग सही कर सकें भविष्य के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। तो देखिए, छंदों से तो बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको हर लेवल से तैयारी करनी है कि कौन वाणिक है, कौन मात्रिक है, कौन मुक्तक है, कौन अर्ध सम मात्रिक है, कौन सम मात्रिक है, कौन विषम मात्रिक है। बहुत चीज़ें आपको तैयार करनी है। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। जो उपेंद्र वज्रा है ये वाणिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? सामान्यतया पूछा है 3, 7, 8, 4। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 चरण होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे दोहा, रोला, सोरठा, या मान लीजिए कि चौपाई, तो सामान्यतः तो 4 ही होते हैं, बाकी और अधिक भी होते हैं, 6 भी हो जाते हैं, लेकिन 6 ऑप्शन में है नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। या लकुटी अरु काम मरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, 8 सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गाय चराय विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग पद पढ़ते हैं ये सब सवैया छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, रहिए लटपट काटि दिन बरु घामहि में सोय, छाहन बाकी बैठिए जो तरुपतर होय। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो ये जो है आपका वो कुंडलिया छंद है। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिया छंद। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और इसके जो प्रारंभ के चरण होते हैं, जैसे दोहा और रोला को मिला करके कुंडलिया बनता है। दोहा का जो, जैसे मान लीजिए ये दोहा हो गया 4 चरण का, ठीक है, तो दोहा का जो ये अंतिम चरण होता है वही रोला का पहला चरण, वही सेम रिपीटेशन इसमें कर दी जाती है और उसके बाद इसके 4 चरण हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका कुंडलिया छंद बन जाएगा और पहले शब्द से जब शुरुआत होता है वही अंतिम शब्द से, उसी शब्द से अंत भी होता है। कुंडलिया छंद में ये सब चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया, पद, रोला। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो रास पंचाध्यायी जो कि है वो, उसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? हरिगीतिका, बरवे, रोला, छप्पर। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिगीतिका छंद में ये चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इनमें से प्रत्येक चरण में होते हैं, ये बताना है। और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही उत्तर का चयन करना है कि द्रुत विलंबित छंद में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो देखिए आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यह माता राजभान सलगा हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। जगड़ मगड़ तगड़ रगड़ भगड़ किस तरह से काउंट किया जाता है और क्या है वो सब चीज़ें, तो ये आपका सही हो जाएगा 17 नंबर। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? सही उत्तर का आप लोग चयन करें। अनुकूल, सठ, धीर प्रशांत, दक्षिण। तो जैसा कि 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि श्रृंगार रस की दृष्टि से जो धीर प्रशांत है वो नायक का भेद नहीं है, क्योंकि नाटक में देखिए 4 भेद बताए गए हैं नायकों के। धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोधत्त। तो क्या होता है ना कि ये भेद जो है वो आपके जो भरत मुनि हैं उन्होंने दिया था अपने नाट्य शास्त्र में, और उसी को लेकर के इस समय भी उसी तरह के नायकों की कल्पना की जा रही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? स्वेद, रति, विपथु, वैवर्ण्य, प्रलय, स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, व्रीड़ा। विपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, व्रीड़ा, विपथु, वैवर्ण्य, श्वेत, असूया। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो सात्विक भाव हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव, आश्रय। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि भाव जिसके अंदर हृदय में रहते हैं वो आश्रय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न। निशिद्यन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, वियोग श्रृंगार, शांत रस, हास्य रस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि इसमें आपका वियोग श्रृंगार है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब से श्याम चले गए हैं तब से हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अगला प्रश्न है 22 नंबर। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अस्थायी भाव। अगला प्रश्न है कबहु को हो यही रहनि रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत सुभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस, शांत रस। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। इसमें शांत रस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। सात्विक बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विषाद। देखिए विषाद सात्विक नहीं है, ये संचारी है।
ठीक है, बाकी और सभी ये सात्विक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था। भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं कि सेना में भर्ती हो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि 25 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो इच्छावाचक है कि भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, ये इच्छा, बाकी और सभी इच्छावाचक नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें। आप कुर्सी पर बैठकर आप बातें करें, कुर्सी पर बैठकर बातें करें। इसमें बताना है कि विधेय कौन सा है। 26 नंबर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुर्सी पर बैठकर बातें करें, ये विधेय है। और उद्देश्य, तो जो आप है ये जो है वो उद्देश्य है। ओके, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय दो होते हैं भेद, तो उस तरह से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो दोनों पूर्ण एक तरह से वाक्यों को मर्ज कर दिया गया है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 27 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। 28 नंबर का, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये तीसरा नंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। 29 नंबर का, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये अशुद्ध है। उसके बाद सभी शुद्ध है, क्योंकि ये जो हो जाएगा ना, इसका शुद्ध जो हो जाएगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 30 नंबर, एक फूलों की माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ। एक माला फूलों की लाओ। फूल की एक माला लाओ। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, फूलों की एक माला लाओ। इसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है।
हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका शुद्ध क्या होगा? तो मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगाया। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगाया है। ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला 32 नंबर, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक पुस्तक खरीदे, तो ये पहले ही अशुद्ध हो जाएगा 32 नंबर का। इसका शुद्ध हो जाएगा कि राम ने एक किताब खरीदी। बाकी और तीनों सही हैं। सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। अगला प्रश्न है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य है। कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यही अशुद्ध है। और अशुद्ध पूछा है तो इसलिए ये सही है। ये आपका शुद्ध हो जाएगा कि कल, आज और परसों अवकाश रहेगा। बाकी ये सभी शुद्ध हैं। आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिए। अगला प्रश्न 34 नंबर, भाई के आते ही वह चला गया, वाक्य का प्रकार है संयुक्त, मिश्र, संयुक्त, सरल, मिश्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें 34 नंबर का। आपको बताना है कि इसमें कि कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक क्रिया है और एक कर्ता है। अगला प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। बाकी और सभी अशुद्ध हैं। तो देखिए इसका शुद्ध क्या होगा? मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, तो दादी के प्राण निकल गए, 4 आदमी के लिए, तो 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। अगला प्रश्न नंबर 36, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अर्थ के आधार पर तो आप 8 प्रकार के वाक्य देखे हैं, रचना के आधार पर बताना है 3, 4, 5, 6। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब बताइए कौन कौन? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है कि सब दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। 37 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सब दिन मतलब समय परिवर्तनशील है। 37 का ए सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है
9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। 9 दिन चले 2.5 कोस। अब 9 दिन में इतने चलेंगे तो अधिक परिश्रम तो करेंगे ही, और उसका फल कितना मिलेगा? तो थोड़ा सा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। तो 39 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, हाथ डालने का मतलब होता है कि किसी काम को प्रारंभ करना, शुरू करना। किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकोक्ति कही जाती है। धोबी का कुत्ता ना घर का काट का, आगे ना नाथ ना पीछे पगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आँख का अंधा नाम का नयन सुख। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है। ऑप्शन भी एकदम सिमिलर दिया गया है। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आगे नाथ ना पीछे पगा। जिनके आगे पीछे कोई ही नहीं है उनको क्या जिम्मेदारी रहेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि बुरे दिन आना, इसका हो जाएगा जो सही उत्तर वो डी ऑप्शन, तालू में दांत जमना। तालू वही तो कमजोर होता है, उसी में दांत जम जाएगा तो आदमी परेशान हो जाएगा कि रहेगा, बताइए। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परित्यक्तता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक है? परित्यक्तता, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती हो। तो देखिए परित्यक्ता वही होती है जो अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 43 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अब कि, अब, जब कि, जब के साथ, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन है। जीवन में विपत्ति सब पर आती है, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, थोड़े दिन की शान शौकत, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। 43 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, जो चल रहा है हो रहा है उसी के साथ हो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नांकित मुहावरा है, इसमें बताना कि इनमें से कौन मुहावरा है। सावन भरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पद तो का, चिराग तले अंधेरा। तो 44 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। मुहावरा आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू होना मतलब किराए का आदमी, बी ऑप्शन। बाकी और चीज़ें जो हैं ये सभी लोकोक्तियाँ हैं जो कि किसी न किसी के द्वारा आप लोग कहते हुए सुनते होंगे। लोक में जो प्रचलित उक्तियाँ होती हैं वो ये लोकोक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो 45 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि पंचवटी ये संख्यावाची है तो इसलिए द्विगु समास। अगला प्रश्न, लाभ हानि में कौन सा समास है? तो लाभ और हानि, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। 46 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न,
महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 47 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास है, क्योंकि महात्मा में जो विशेषण विशेष्य है, उपमान उपमेय उपमान है, इस तरह से संबंध स्थापित हो रहा है। महान आत्मा है जिनकी, या इस तरह से, तो ये आपका कर्मधारय। अगला प्रश्न, गुणहीन में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। गुणहीन बताइए, गुण से हीन जो है वही गुणहीन है, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह है। यथासंभव में समास है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो यथासंभव में जो समास है आपका वो अव्ययी भाव समास है, मतलब जैसा संभव हो उसे ही यथासंभव कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नोत्तरी में इसके आगे प्रश्नों पर बात करेंगे कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। 50 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो 50 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, धर्म बुद्धि। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अगर 100 प्रश्नों को एक बार में हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को देखने में बहुत बोरिंग लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे की प्रश्नोत्तरी हल कर लेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए और यहाँ तक देखने के लिए आपके पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया।